स्वच्छता जहां अभियान नहीं संस्कृति बने, प्रयासों विचारों का जय भारत। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम युव दर्शन में मैं अंशिका अवनी आप सबका हृदय से अभिवादन करती हूँ। आज हम यहाँ स्वच्छता के विषय पर बातें करने मिले हैं और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, पूज्य बापू हमारे महात्मा गांधी कहते थे कि एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक छोटा कदम एक बड़े बदलाव की नींव बन सकता है। जब हम स्वच्छता के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन सुंदर परिदृश्यों से भर जाता है, जैसे हवाओं में लहराते पौधे हो या स्वच्छ पगडंडियाँ, मिट्टी में खेलते बेसुध बच्चे या गोबर से नीपे मिट्टी के सुंदर घर। देखिए, स्वच्छता के विचार मात्र से ही आपका मन सकारात्मक विचारों से भर गया, है ना? तो जब स्वच्छता सच में हमारे जीवन का हिस्सा होगा तो ये सृष्टि कितनी सुंदर होगी। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे स्वच्छता नहीं पसंद। हाँ, बस सवाल इतना है कि स्वच्छता करे तो करे कौन। इसी के साथ हम आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं दो ऐसे विशेष मेहमानों का, जिन्होंने प्रकृति और पर्यावरण के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है। वो निरंतर कार्य कर रहे हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अंजलि, दिवाकर, आप दोनों का दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आज इस मंच से जब हम स्वच्छता का संदेश देंगे तो दर्शकों को एक नया दृष्टिकोण भी मिलेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत और हम आपसे अनुग्रह करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। अंजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय, मैं अंजलि नीरज, मैं फाउंडर वसुधा कल्याण, साथ ही साथ मैं इंग्लिश की लेक्चरर इंटर साइंस कॉलेज से हूँ और हम लोगों ने एक स्वच्छता ही सेवा के तहत एक फाउंडेशन की शुरुआत की है जो एक यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। दिवाकर जी। नमस्कार, मैं दिवाकर आनंद, डोरंडा कॉलेज रांची से मैं हूँ और मैं वहाँ का एनएसएस वॉलंटियर भी हूँ और हम लोग ने स्वच्छता पे लगातार एनएसएस के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप दोनों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अंजलि, हमने आपके वसुधा कल्याण फाउंडेशन के बारे में बहुत सुना है और आप लोग जो ये प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके फाउंडेशन का लक्ष्य क्या है, आपको इन सब चीज़ों की प्रेरणा कहाँ से मिली और साथ ही आपकी कार्य पद्धति क्या है। अंजलि। वसुधा कल्याण फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जब हम यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो युवा कहा जाता है कि अगर युवाओं की एक टोली चले तो उस तरह से प्रगति बहुत आसान हो जाती है और इस लक्ष्य के साथ हम लोगों ने वसुधा कल्याण फाउंडेशन की नींव रखी है कि एक ऐसी टीम बनाएंगे जहां पर युवा काम करेगी और इस धरती के लिए काम करेगी। जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि धन्यवाद हमारा एक कहने का जरिया है धरती माँ को, जिनकी वजह से हम सभी इस धरती पर मौजूद हैं। तो हमारा ये एक प्रयास है वसुधा कल्याण फाउंडेशन का, जहाँ पर हम पर्यावरण को लेकर के लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर हम पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि इंसान हम खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कार्य जो शैली है वो ये है कि हम हर संडे क्लीन अप ड्राइव या अवेयरनेस प्रोग्राम या प्लांटेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके थ्रू हम अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस से बच्चों से मिलते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर हम सब एक साथ काम करेंगे तो हम आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। तो हमारी कार्यशैली, हमारा जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए हम लोग 3 विज़न पर काम कर रहे हैं: प्लांटेशन, अवेयरनेस और क्लीनिनेस। तो ये हमारा 3 लक्ष्य है जो हम जिस पर काम भी कर रहे हैं और हमारा आने वाला समय में है कि हम एक ऐसी धरती, एक ऐसा पर्यावरण, एक ऐसी हजारीबाग, एक ऐसा रांची, एक ऐसा झारखंड, एक ऐसा भारत जो समृद्ध भी हो और शक्तिशाली भी हो, स्वच्छ भी हो। बिल्कुल, क्या बात अंजलि। और अगर आप जैसे युवा हैं तो शायद हमारी धरती सुरक्षित है। और इसी के साथ हम दिवाकर जी आपकी ओर बढ़ते हैं। आप एनएसएस के एक कर्मठ स्वयं सेवक हैं और एनएसएस एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक दायित्व का
एनएसएस एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक दायित्व का बोध कराती है, जो हमें नेतृत्व सिखाती है और नागरिक कौशल का विकास करती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनएसएस जैसी संस्थाएं किस तरह से स्वच्छता की मुहिम में अपना योगदान दे रही हैं, और अगर आप अपने कुछ कैंपेन्स या फिर अभियानों का भी उल्लेख कर दें तो ये बहुत विशेष बात होगी। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस ये हमारा भारत सरकार का विंग है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का। तो हम सभी पूरे देश में 42 लाख एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, जो कि पूरे देश में हम लोग स्वच्छता ही सेवा जैसे कार्यक्रम, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे देश में चल रहा है स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। तो हमारे जो 42 लाख वॉलंटियर एनएसएस में इनरोल्ड हैं, तो विभिन्न कॉलेजेस, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के वॉलंटियर्स इसमें, स्टूडेंट इसमें इनरोल्ड होते हैं, और वो अलग अलग जगह पे जाकर, चौक चौराहे पे जाते हैं, गांव जाते हैं, विलेज को अडॉप्ट करते हैं, और वहाँ पे जाकर के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आपके अंदर एक स्वच्छ विचार आएगा, और जब स्वच्छ विचार आएगा तो हमारा मन स्वच्छ रहेगा और हम बहुत अच्छे काम करेंगे। हमारे अंदर एक सोच जो होगी वो भी स्वच्छ सोच आएगी। और जब हम इन सारे, जब स्वच्छ जब सुनते हैं और जुड़ता है हमारे मन में, तो हम एक स्वस्थ भी रहते हैं। स्वस्थ परिवार का इसमें एक विकसित होता है। और देखा जाए तो आज के समय में स्वच्छता हमारा डेली का रूटीन बन चुका है कि लगातार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, लगातार उनकी मुहिम चलाई जा रही है, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम। तो उस पर बहुत सारे युवा जो हैं वो आज जुड़े हुए हैं और देश को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि स्वच्छता की शुरुआत हमारे मन से होती है और स्वच्छता हमारे मन को भी स्वस्थ कर देता है। अंजलि, स्वच्छता एक ऐसा विषय है जिस पर हमारा ध्यान सिर्फ तब जाता है जब अस्वच्छता हमें व्यक्तिगत तौर पर परेशान करने लगे। ऐसे में एक स्वस्थ जीवन, एक राष्ट्र जो प्रगति करना चाहता है, वो कैसे स्वच्छता को अपना मूल मंत्र माने? अंजलि। जैसे कि मैंने कहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद ही युवाओं का जो है वो एक समूह है, और वसुधा कल्याण फाउंडेशन, मैं अंजलि नीरज, मेरी छोटी बहन रुचि नीरज, 2 युवाओं के द्वारा ही शुरू किया गया है, जिसमें सारे युवाएं ही जो है वो ज़्यादा कार्य करते हैं इस फील्ड में। तो हम ये मानते हैं कि जहाँ पर हम सब मिलेंगे एक ताकत बनेगी और उस तरह से हम एक प्रगति कर सकेंगे। जिसका कहने का मतलब ये है कि अगर युवा अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, अलग अलग जगह पर काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, तो अगर हमारा वातावरण साफ़ रहेगा, वातावरण से साफ़ रखने का मतलब है कि जहाँ पर हम सभी अगर कहीं पर भी जाना चाहें तो हम एक ऐसी जगह पर ज़रूर जाना चाहेंगे जहाँ पर वो स्वच्छ हो और स्वस्थ हमारा जो है वो हमारा हेल्थ हो। तो अगर हम बात करें तो ये युवाओं का बहुत ही ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, बहुत ही ज़्यादा एक भूमिका है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का झाड़ू उठाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो एक संदेश है हम सभी का कि अगर वो झाड़ू उठा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। बिल्कुल। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि हमारे टीम के वर्क करने से जो है वो हम पूरे विश्व को क्लीन कर सकेंगे, बट ये एक मैसेज है कि अगर हम कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। तो युवाओं का जो एक सोच होता है बहुत सही दिशा में अगर बहुत सही तरीके से दिया जाए तो हम आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और उनके अंदर ऐसी पोटेंशियल होती है, ऐसी ताकत होती है जिसमें वो दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। तो अगर युवा मिलकर के इस कार्य में शामिल हो तो वो देश को सबसे पहले वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि उनकी एक मनोदशा चेंज होगी। तो हमारा जो कार्यशैली भी है वो इसी तरह है कि वो आकर के एक युवा जब कचरा उठाएगा तो वो इस बात को समझेगा कि कचरा जो है वो फेंकना कभी भी हमें कैसे भी कोई भी पब्लिक प्लेस में नहीं चाहिए। बिल्कुल अंजलि। और जैसे कि हम दिवाकर अभी बात कर रहे थे भारत के भविष्य की, तो युवा है भारत भाग्य विधाता। पर अगर हम पहले की भारत की बातें करें तो उस समय हम सब बड़े सुख शांति, बड़ी संतुष्टि से रहते थे, क्योंकि हम तब प्रकृति से समन्वय में रहते थे। आपने सुना होगा कि जब किसान बीज बोते या फसल काटते तो सबसे पहले धरती माँ की पूजन करते, उनकी आराधना करते, है ना। पर आज जब हम हर तरफ प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं, हर कुछ दिन पर ऐसे विचलित करने वाली खबरें सुनते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इसका योगदान अस्वच्छता को दिया जा सकता है? देखिए,
हाँ जी, बेसिकली हम गांव से ही आते हैं और गांव में मैंने जो अभी आपने जिक्र किया कि जब हम फसल लगाते हैं, फसल काटते हैं तो उस वक्त जो किसान होते हैं पूजा करते हैं। तो ये जो परंपरा है आज भी गांव में है, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जो वो परंपरा है वो ख़त्म होते जा रही है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं खेती करना पसंद नहीं करते हैं, मशीन की दुनिया आई है तो मशीन से सब कुछ करवाते हैं। और धीरे धीरे जो आधुनिकता जो आज के समय में जो आती गई है वो हमें प्राकृतिक से दूर भगाते जा रही है। क्योंकि अगर आज के युग में अगर आप प्रकृति के साथ कोऑर्डिनेशन समन्वयक बना के नहीं चलते हैं तो प्रकृति बहुत बड़ा आने वाले दिनों में श्राप देगी हमें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने बड़े भयावह स्थिति आ गई है, समय पे बारिश नहीं हो रही है और समय क्या बोलते हैं कि बहुत सारे भूस्खलन हो रहे हैं। आज अभी बहुत सारे ऐसे राज्य में देखें कि बाढ़ का जो कितना सारे लोग उसमें मृत्यु हो गई है। तो हम जब भी गांव जाते हैं आसपास के लोगों के साथ हम लोग एनएसएस में जब काम करते हैं तो लोगों को हम लोग मोटिवेट भी करते हैं कि आप जो है वृक्षारोपण करिए, आप है अपने आसपास के जगहों को स्वच्छ रखिए। क्योंकि अगर कोई लोग आते हैं उस जगह पे फिर दोबारा आना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पे गंदगी बहुत अधिक रहेगी। तो पर्यावरण और प्रकृति और स्वच्छता ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम जब लेके चलेंगे एक साथ तो आने वाले दिनों में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत, वो बहुत जल्द हम उस सपना को साकार कर सकेंगे। बिल्कुल दिवाकर, विकसित भारत की नींव ही स्वच्छता है। पर अंजलि, स्वच्छता हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। अगर हम अपने पोखर और तालाबों की बात करें तो वो पहले इतने स्वच्छ हुआ करते थे कि हम उस पानी को पीने के प्रयोग में भी ला सकते थे। पर आज कचरे के बदलते स्वरूप से प्रकृति को बहुत क्षति हुई है, जिसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो ऐसे में आपका क्या अनुभव है? हम आपके अनुभव से कुछ सीखना चाहते हैं, आपके अनुभव से कुछ जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सभी को बात करना चाहिए। ये जो पोखर है, हम कहीं के भी पोखर का एग्जाम्पल ले, चाहे वो कोई भी देश का कोई भी कोने में हो, ये पोखर बनना तो सिर्फ एक दिन में नहीं बना, ये तालाबें बनी तो एक दिन में नहीं बनी हैं। इसके बनने के लिए कितने सारे प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों के बाद है ये तालाब, ये नदियाँ, ये झरने जो, और मैनमेड जो हम पोखर की बात करते हैं, जो तालाबों की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जो आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले, 50 वर्ष पहले जिसका पानी इस्तेमाल किया जाता था। लोग वहाँ से जाते थे और खाना के लिए भी प्रयोग करते थे। बट आधुनिकता के इस दौर में, डेवलपमेंट के इस दौर में, हम विकास के इस दौर में शायद विनाश की भी तरफ जा रहे हैं। और इसी विनाश का एक बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल आप अपने आसपास के पोखरों में देख सकते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को हम लोग विसर्जित कर देते हैं, जहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो हैं वो तालाबों में चली जाती हैं। इसका बदलता स्वरूप सनातन धर्म में एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल ली गई थी, जहाँ पर पूजा सामग्रियों को विसर्जित किया जाता था। जिस समय आटा, फूलों का, बेलपत्र का, इस तरह का इस्तेमाल किया जाता था और उसे विसर्जित किया जाता था। बट शायद हमें इस तरफ जागरूकता लाने की ज़रूरत है और हमें हर धर्म और हर लोगों को के अंदर ये जागरूकता देने की ज़रूरत है कि तालाबों में क्या जाने की ज़रूरत है और क्या जाने की ज़रूरत नहीं है। कचरों का बदलता स्वरूप आज सिर्फ उन तालाबों के लिए खतरा नहीं बना हुआ है, बल्कि कचरों का बदलता हुआ स्वरूप बायोडिग्रेडेबल से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो हमारे लिए चुनौती होता है वो होता है प्लास्टिकों का जाना, क्यों, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए मूर्तियों का जाना। बिल्कुल अंजलि, और अस्वच्छता से सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी जो पूरी पारितंत्र है, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसे बहुत नुकसान पहुंचता है। दर्शकों, देखा ना आपने कि अस्वच्छता मात्र से ही हम अपने जीवन में कितनी सारी परेशानियों को स्वयं ही निमंत्रण दे देते हैं। स्वच्छता के अभियान की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम इसे अपना काम नहीं समझते। यह कार्य जितना सरकारी योजनाओं और NGOs का है, उतना ही आपका और हमारा भी है। सोचिए, प्रकृति हमारी माँ है, वो हमें कितना कुछ देती है, हमें पोषित करती है। तो क्या हम अपने माँ के घर को यूं ही गंदा छोड़ देंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे भी नहीं? जैसे आप अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से धरती भी हमारी मातुश्री है और स्वच्छता उसकी सबसे बड़ी सेवा। दिवाकर, हम देखते हैं कि परिस्थितियां बहुत गंभीर है, पर अगर हम ठान ले तो हम
देश की दशा को भी बदल सकते हैं, दिशा को भी बदल सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे स्वच्छता को हम लोगों के मन से और उनकी भावनाओं से जोड़ सकते हैं, ताकि वो हर व्यक्ति जो स्वच्छता की छोटी छोटी कोशिशें कर रहा है, उसे ये लगे कि वो सिर्फ स्वच्छता नहीं, राष्ट्र सेवा भी कर रहा है। देखिए बिल्कुल, यह स्वच्छता ही जो है हमारा राष्ट्र सेवा ही है। बेसिकली देखा जाए तो सरकार के द्वारा नए नए तरीक़ों से स्वच्छ भारत, स्वच्छ झारखंड बनाने का लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरकार चाहेंगी तो मतलब संभव नहीं है। इसके लिए हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जब हम हर बात सरकार की मानते हैं तो ये भी बात माननी चाहिए, और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट हमारा है, क्योंकि आसपास जितना स्वच्छ रहेगा, मुझे लगता है कि स्वच्छता को लेकर के जो स्कूल कॉलेजेस हैं, और स्कूल कॉलेजेस तो काम कर रही है, लेकिन स्कूल पे ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि जब मैं कुछ समय ऐसा था कि हमारे टीचर ने मुझे बताया कि आप जब चॉकलेट खाते हैं तो इसका जो रैपर है अपने पॉकेट में रखा करिए, जहाँ तक मत फेंका करिए। मैं आज उस दिन से लेकर के आज तक जो वो टॉफ़ी का भी जो रैपर होता है वो मैं हमेशा पॉकेट में डाल लेता हूँ, जहाँ देखता हूँ डस्टबिन वहाँ में डालता हूँ। तो यूँ जब तक आपके अंदर एक कुछ सोच नहीं आती है, मतलब आपको कोई ऐसा एक गाइडेंस नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि जब हम जिस गांव में, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, तो आसपास में एक बैठक इस पर करनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनके अंदर एक भाव पैदा होगा, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए एक अप्रिसिएट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को लेकर के। जैसे स्वच्छता अभियान है, तो अगर जो अपने आसपास ज़्यादा स्वच्छ रख रहे हैं उनके लिए हम कुछ ऐसा करें कि बाकी लोग देखें और बोले कि नहीं, जब इनको ये कर सकते हैं, ये स्वच्छता के लिए इतना जागरूक हैं, और जब इनको सम्मानित किया जा रहा है तो हम भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे एक लोगों के अंदर एक सोच डेवलप होगी कि हमें हमारे लिए इस चीज़ के लिए हमें पुरस्कृत किया जा रहा है, और बच्चों के अंदर भी इसकी इस भावना को विकसित करना चाहिए। खास करके स्कूलों में उनको एक 2-4 नंबर उनको पॉइंट देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक मार्क्स ऐड होगा, और मार्क्स ऐड होने के चलते वो इस तरह से काम करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ झारखंड। दिवाकर, कितनी अनूठी पहल बताई आपने। अगर स्कूल में हमें इस चीज़ के लिए मार्क्स मिलने लगे तो शायद ये अभियान थोड़ा आसान हो जाए। जी अंजलि, जब हम स्वच्छता की इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो पर्यटन की बातें करना भी बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता और पर्यटन का बड़ा गहरा सा संबंध है। अब पर्यटन के परिवेश में हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे स्वच्छता नए रोजगार के अवसर ला रही है। अंजलि जी, ये बहुत अच्छी अगर हम लोग इस पर बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर झारखंड जैसे राज्य, जिस भूमि का नाम ही है झारखंड, तो ये झारखंड हो चाहे भारत हो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सारे फिज़िकल फीचर्स हैं। अगर हम नदियों की बात करें, तालाबों की बात करें, झरनों की बात करें, डेजर्ट की बात करें, तो ये एक ऐसा है जहाँ पर हिमालय से शुरू होकर के हम समुद्र तक जाते हैं, मतलब हिमालय भी है, जहाँ पर सह्याद्रीज भी हैं, जहाँ पर माउंटेन भी है, सब कुछ है। तो इस तरह में हमें ऐसी पहल लेनी चाहिए कि इको टूरिज़्म की तरफ हमारा कदम होना चाहिए, जहाँ पर हम एक ऐसे जगह पर, अगर आप भी या हम कभी भी या दर्शक भी अगर कहीं पर भी जाते हैं तो कहीं पर भी आप सेल्फी नहीं लेना चाहेंगे जहाँ पर आपके बैकग्राउंड में जो है वो प्लास्टिक्स आए। आप हमेशा चाहेंगे कि आपको एक शुद्ध वातावरण में हरे भरे पेड़ या साफ़ सुथरा वातावरण मिले। तो ये रोज़गार का जो है वो सृजन इस तरह है, जैसे हम सभी जानते हैं, या ये शायद आपके लिए जानना थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, बट जी हाँ, भारत का नहीं, एशिया का जो सबसे क्लीनेस्ट जो गांव है वो है मावलांग, जो कि लाई करता है मेघालय में। और वो एक ऐसा गांव है जहाँ से इको टूरिज़्म की हम सोच को देखते हैं कि वो गांव जो है वो इको टूरिज़्म के साथ साथ रोजगार को भी पहल दे रहा है। तो हमें ज़रूरत है भारत के वैसे गांव से सीखने की, जहां पर एक ऐसा गांव है जिसे साफ रख करके वहां पर रोजगार सृजन किया गया। तो हम उस तरह कदम बढ़ा सकते हैं और अनेकों पहल ले सकते हैं। और इको टूरिज़्म, चूँकि एक जगह जब साफ़ होता है तो वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट जो आने जाने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर होटल का व्यापार बढ़ेगा, वहाँ पर जितने भी बस हैं वो उनकी सर्विसेज बढ़ेंगी और रोज़गार का नया सृजन होगा। तो हमें इस बात पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं, अगर आप एक पर्यटक के रूप में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप कचरा लेकर के जाते हैं तो इसकी श्योरिटी आप खुद रखें कि आप वो कचरा अपने साथ लेकर के आएँ। तो हमारी कोशिशों से भी, हम एक नया प्रयास से भी, अपने प्रयास से भी हम इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रख सकते हैं और वो लोकल को हम एक जो है वो मौका दे सकते हैं, या फिर लोकल को हम सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो जगह साफ़ रहे और वहाँ पर जो है वो टूरिस्ट आते रहे और हमारा जो टूरिज़्म है वो डेवलप करता रहे। बिल्कुल, कितनी सटीक बातें कही आपने अंजलि कि जो जगह, जो लोग
हमें इतनी खुशी देते हैं, पहाड़ हो, सागर हो, उन्हें हम यूँ गंदगी में छोड़ के नहीं आ सकते। तो हम जब भी वापस आए, हमें इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि वो पेड़, वो पहाड़, वो नदी स्वस्थ है, सकुशल है। दिवाकर, आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स हैं जो कार्यरत हैं। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम हो या एनसीसी का पुनीत सागर कैंपेन। तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि देश में लोगों के दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन आया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके ध्यान में कोई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो पर्यावरण से जुड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम सबको उनके बारे में जानना चाहिए। देखिए बिल्कुल, अभी जैसे कि अभी आपने बताया एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी का ये अभियान मोदी जी के द्वारा शुरू हुआ है। देखिए गांव में झारखंड सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है झारखंड में कि जो कि सभी को पंचायत ब्लॉक में पेड़ पौधे मिल रहे हैं। उस योजना का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आपको फ्री में पेड़ मिल रही हैं, उनके जो खाद्य सामग्री है वो सारी चीज़ें मिल रहा है आपको, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि आपको पेड़ लगाने के लिए जो गड्ढा करते हैं उसकी भी मजदूरी मिल रही है मनरेगा की तरफ से। जी, मनरेगा की तरफ से आपको सारी सुविधाएं मिल रही है। तो जब इन सारी चीज़ों जब झारखंड सरकार यहाँ से दे रही हैं, भारत सरकार और झारखंड सरकार का सपोर्ट है, तो मिल रहा है। ग्रामीणों में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो भी पेड़ लगाए हुए हैं, फल आम है, अमरूद है। सीजन में देखते हैं कि लगभग एक सीजन में लोग 7 से 8 लाख रुपया, एक छोटा परिवार वो मतलब अर्जित कर ले रहा है। मतलब हर साल वो कभी 7 लाख, कभी 10 लाख। तो समझिए कि उन्होंने छोटा सा प्रयास किया, अपने आसपास जो उनके जो जगह था उन्होंने खाली देखा और वहाँ पेड़ लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि पर्यावरण का भी इसमें कितना बड़ा भूमिका कि आसपास के जगह जो हमारा हरियाली रह रहा है, साफ वातावरण वहाँ का है। अब हमें अच्छी जो आयु क्या बोलते ये हवा मिल रही है, हाँ मिल रही है, और उसमें से पैसे भी लोग कमा रहे हैं। मतलब उनको फल भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, साथ साथ हवा भी मिल रही है। तो कितनी बड़ी खुशी होती है ना कि लोग गर्मी में जाते हैं वहाँ बैठते हैं आराम से। तो ये जो पहल है हमारे लिए बहुत अच्छी। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, और इन सारी योजनाओं में अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे नए नए स्टार्टअप हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक आइडिया हो सकता है जिससे हमारे युवा जुड़ सकते हैं। और अंजलि, किसी भी अभियान में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पर आज के फैशन और ट्रेंड के दौर में हम देखते हैं कि हर 10 से 15 दिन में फैशन चेंज हो जाता है, जिससे बहुत सारा टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट होता है। तो हम अपने युवाओं को, क्योंकि वो इसके सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, उन्हें कैसे सजग कर सकते हैं, और साथ ही इस अस्वस्थ मानसिकता को दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? जी, आज के समय में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या अगर हम फास्ट फैशन की बात करें, चाहे वो बदलता हुआ ये बैग का ट्रेंड हो, चाहे हमारे सैंडल का ट्रेंड हो, चाहे कपड़ों का ट्रेंड हो, ये एक ऐसा वेस्ट जनरेट कर रहा है जहाँ पर कपड़े लोग यूज़ भी नहीं करते। मतलब दो पार्ट में बट जाते हैं लोग। एक वो जो कपड़े पहनने को तरस रहे हैं, और एक वो जिनको कपड़ा मिल तो रहा है बट वो आउट ऑफ फैशन हो गया है, इसीलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। तो आज के युवाओं, जैसे आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें या 3 दशक पहले की बात करें, तो उस समय की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 सीज़न थे, विंटर, समर और रेनी सीज़न, और उसी के अनुसार हमारे कपड़े होते थे। लेकिन आज बदलते हुए ट्रेंड में शायद हम डेवलपमेंट के उस रफ्तार में हैं जहाँ पर हमें सिर्फ पैसे की या मुनाफे की हम सोचते हैं, और जहाँ पर हर 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में फैशन चेंज होता है। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने आउटलुक को जो है वो बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कपड़े को जला देते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। वो टेक्सटाइल को एक ऐसे जगह पर फेंक देते हैं जहाँ पर जो है वो वेस्ट जनरेट करता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूँगी कि ये धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो ये समय है जो सही समय है, और इस समय में हम फैशन के उस दौर में न भाग करके उस धरती माँ का सम्मान करें। उस धरती को जिन्हें हम माँ कहते हैं, हम उनका सम्मान करते हुए हम इस फैशन के दौर को थोड़ा कम करें, और वेस्ट जो हम जनरेट कर रहे हैं उससे बचे, क्योंकि इसमें रिड्यूस और रिसाइकल का भी कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि यही समय है और सही समय है, और इस तरह से हम अपने राज्य के कलाकारों का भी आह्वान कर सकते हैं कि वो आर्टिस्ट अपसाइकिल वर्कशॉप्स करें, जहाँ पे लोग पुरानी चीज़ों को नया रूप देना सीखें। और इस तरह से हम थिएटर, जिसे हम रंगमंच कहते हैं, उसके भी कलाकारों का आह्वान करें कि वो साथ में मिलकर कुछ ऐसा संदेश दे जो लोगों के हृदय तक पहुँचे।
दर्शकों, अगर आप एक प्रकृति प्रेमी, कृषि से जुड़े व्यक्ति या जंतु विज्ञान के युवक युवतियां हैं, तो आप भी आगे आएं। सरकार के कृषि विभाग और वन विभाग से जुड़कर हमारा सुझाव है कि आप एक टीम वृक्षोत्सुक बना सकते हैं। ये टीम लोगों को जानकारी दे कि हम कब, कौन, कहां और कैसे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अपने शहर में आप वृक्षोत्सुक धरती के पैचेस लगा सकते हैं, जहां आप उन्हें ये कह सकते हैं कि ये धरती में आप पेड़ उगा सकते हैं। और टीम वृक्षोत्सुक जा सकती है शहर के अलग अलग मोहल्लों में, कैंप्स में और वहाँ के वृद्धाश्रम में। आप हमारे वृद्ध मित्रों से जुड़ सकते हैं और स्वच्छता से जुड़े उनके अनुभव जानकर प्रेरित हो सकते हैं। इसी के साथ अंजलि, दिवाकर, आप दोनों का हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को एक अनोखा दृष्टिकोण मिला होगा स्वच्छता पर। दर्शकों, स्वच्छता देश की सेवा है, देश का त्योहार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर आपको समाज की सेवा का अवसर मिलता है तो इसका अर्थ ये है कि आप भारत माता का कर्ज थोड़ा ही सही पर चुका सकते हैं। इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम में आप सबका भी अभिवादन करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर इस धरती को स्वच्छ रखेंगे और अपने तिरंगे की शान को बढ़ाते रहेंगे, अपने मन में तिरंगा लहराते रहेंगे। अंजलि, दिवाकर, आप दोनों का फिर से बहुत बहुत अभिवादन। और इसी के साथ दीजिए मुझे और दूरदर्शन की पूरी टीम को इजाज़त। आप हमेशा अपना रखें ध्यान। नमस्कार, धन्यवाद।